गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आफ्टर कंप्लीटिंग 2 chapters, chapter 1 chemical reactions and equations and chapter 2 acid, bases and salt. Now we are going to start chapter 3 metals and non-metals. So non-metals and non-metals start करने से पहले थोड़ा सा एक वापस से क्लास 9 से इसको कनेक्ट कर लीजिए। और चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट होगा? मैटर। तो आप जानते हैं व्हाट इज़ अ मैटर? ऑल द सब्सटेंसेस, हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो क्या है? मैटर है। ऑल द सब्सटेंसेस इन आवर सराउंडिंग इज अ मैटर। ओके, सो मैटर आर ऑफ 2 types. One is pure substances and other is the mixture. Now pure again is of 2 types. Number 1 is element and compound. अब pure मतलब ऐसे substances जिनका की composition हर समय एक जैसा रहे। जैसे कि अगर हम एलिमेंट कहें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन है जिसको कि हम O2 से दिखाते हैं, इसको हम अक्सर कह दें ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कहीं पर होगा तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो एक जैसा ही होगा, नाइट्रोजन है एक जैसा ही होगा। अब एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल कंपाउंड, जैसे कि H2O is a water molecule, it's a compound. When 2 or more elements combine to form, it's a compound. CO2, it's a compound. Mixture, when there is no fixed ratio, when elements are not in a fixed ratio, जैसे for example air. So ये this is all. अब हमारे पास यहाँ से आती है एलिमेंट्स, क्योंकि जितने ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, एक्चुअली एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किए गए हैं, और एक और है मेटेलॉइड। ठीक है, तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोई ना कोई एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही बने हैं। सो अप टू नाउ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 180 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, और ये जो नाम है एलिमेंट, ये सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल 1661 इन्होंने ये नाम इंट्रोड्यूस किया एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद एंटोनी ल्योरेंट लेवॉइसर ने इसका डेफिनेशन दिया। डिफाइन एलिमेंट को डिफाइन किया किस दौरान? 1743 से 94, इसके दौरान इन्होंने एंटोनी ल्यूरेंट लेवॉइसर ने एलिमेंट को डिफ़ाइन किया। और एलिमेंट क्या होते हैं? जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर दोज जिसको कि हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन दिया? कैन नॉट, एलिमेंट्स जो हैं कैन नॉट बी simplified further by chemical means। ठीक है, केमिकल, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन ही रहेगा हमेशा, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन ही रहेगा, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये वो एलिमेंट है, दैट इज़ इन द एलिमेंटल स्टेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ एलिमेंट। अब यहाँ से जो एलिमेंट हैं, ये जितने पूरे के
पीरियोडिक टेबल में। एक और थोड़ा सा देख लीजिए कि जो एलिमेंट्स हैं उसको, जितने 118 एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री जो है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल पर ही आधारित है, क्योंकि केमिस्ट्री को पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है। और सजाया कैसे गया है? उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन बना रही हूँ पीरियोडिक टेबल का, ताकि वो आपके आगे में ध्यान रहेगा और आप जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखें तो आप उससे इंट्रोड्यूस्ड रहें। पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या होता है? ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अभी आप पढ़ेंगे और मेंडलीफ भी है ये, लेकिन जो फाइनल हुआ है वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें क्या होता है कि इस तरफ को ये ग्रुप्स हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 एंड 18। एंड इस तरफ को पीरियड्स, नीचे क्या है? पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स एंड टोटल 18 ग्रुप्स। अब जो ग्रुप्स है, हर एलिमेंट को ग्रुप में डिवाइड किया है। वो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, यहाँ से करते हैं फर्स्ट ग्रुप एंड फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे 18 आ जाता है हीलियम में, हाइड्रोजन के सामने हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और यहाँ पर बीच में खाली है 13, इसके आगे से यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन। राइट, इसके बाद यहाँ पर मतलब फोर्थ पीरियड से एक और यहाँ पे शुरू होता है जिसको कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक है और एक और आपने देखा होगा नीचे होती है लाइन जिसको कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जितने हैं वो 118 एलिमेंट्स अप टू नाउ आइडेंटिफाइड है। अभी हम उतने पूरे में नहीं जाएंगे, क्लास 9 तक आपने 20 एलिमेंट्स कहे हैं, वहीं पर हम रहते हैं। तो देखिए जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के आधार पर इसमें सजाए गए हैं। एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाए गए। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं उसको ही हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं। ठीक है, एक एटॉमिक नंबर होता है, एक एटॉमिक मास मतलब कितना उसका वज़न है वो ऊपर लिखा जाता है। तो ये एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बेरिलियम के पास 4 है, बोरॉन के पास 5, कार्बन के पास 6, इसके पास 7, इसके पास 8, इसके पास 9, इसके पास 10। सोडियम के पास 11 है, मैग्नीशियम के पास 12 है, एल्यूमिनियम के पास 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स है, पोटेशियम 19 एंड ये 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी हम इतने तक ही करते हैं। अब जो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि इसको जो फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे खाली है, ये यहाँ से शुरू होता है, फोर्थ पीरियड से शुरू होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10th, 11th, 12th, ये पूरे के पूरे क्या हैं? मेटल्स ही हैं।
सारे ये मेटल्स हैं। और इस तरफ को अब ये जो है बोरॉन, उसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। जो मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ यानी कि ये बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, ये क्या है, ये मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। बस पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे ये बनाए गए हैं। अच्छा, इस यानी कि इस तरफ को क्या है, ये सारे मेटल्स हैं, बीच में क्या है, ये मेटेलॉइड्स हैं, और ये जो है सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो क्या देखा आपने, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम क्या है, वो मेटल्स है। थोड़े से जस्ट एक लाइन मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होगी, वो है। और जो किनारे हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये मेटल्स हैं इनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है, ख़ास चीज़ दिखाई दे रही है। ये हाइड्रोजन को छोड़ दें, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम छोड़ दें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी क्या है, इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन अगर हम देखेंगे तो इसका कन्फिग्रेशन कैसे आएगा, लिथियम को के एलिमेंट की फॉर्म में 2 और 1, इसका कैसे आएगा, सोडियम का 2 8 1, इसका कैसे आएगा 2 8 8 1। तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक आसानी से देना आसान है। ठीक है, सो मेटल्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से दिए जा सकते हैं या ये फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यही एक प्रॉपर्टी होती है जो मेटल को अपनी विशिष्ट प्रॉपर्टी बताती है। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ेंगे सोडियम और एल्यूमिनियम है या गोल्ड है, लेकिन सोडियम तो आसानी से कट जाता है, लेकिन गोल्ड तो बहुत हार्ड है, लेकिन फिर भी सोडियम मेटल क्यों है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन वो आसानी से दे रहा है। ठीक है, दिस इज़ वाई। तो यहाँ के सारे अप टू दिस 13, यानी कि एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनियम का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2 8 एंड 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तक के जिनके होते हैं वो दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, मतलब दिए जा सकते हैं। वो जो है मेटल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं और उनकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। जबकि हम नॉन मेटल्स देखते हैं, नॉन मेटल्स में अगर हम फ्लोरीन देखते हैं, फ्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इसका कन्फिग्रेशन कैसे होगा 2 और 7, क्यों, क्योंकि इसके पास 9 है, 2 एंड 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है, देने वाली लेगा, तो लेने वाले क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। ठीक है, सो मेटल इस तरफ है, नॉन मेटल इस तरफ है, और ये क्या हो गए, मेटेलॉइड हो गए। अब जैसे कि आपके आगे सिलेबस में दिया है क्लास 10th में कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम पहले फिजिकल बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन सिर्फ फिजिकल बेस जो है डिफ्रेंशिएट करना पर्याप्त नहीं है, इसीलिए हमें केमिकल बेसिस के ही आधार पर मेनली करना होगा। लेकिन पहले हम फिजिकल बेस देखते हैं और ये किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है इसको आप ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसको देखते हैं। सो मेटल्स, नॉन मेटल्स, हम यहाँ पे इसको एक डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम इसको कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले
अपीयरेंस मतलब कैसे दिखाई देते हैं, मेटल्स कैसे दिखाई देते हैं, नॉन मेटल्स से। अब आप फिर से देख लीजिएगा, मेटल्स में आप देख लीजिएगा हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ले लीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो फर्स्ट ग्रुप के हैं, सेकंड ग्रुप के हैं। और यहाँ पर हम बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसके बाद आता है कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, सल्फ़र, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हीलियम, हीलियम ऊपर, नियॉन, आर्गन। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट सेकंड ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। आपके इतना ही है, अभी मैं इतना ही लेके चल रही हूँ। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। अब ये हमने ले लिया, तो इसमें देखेंगे फिज़िकल अपीयरेंस इसका कैसे है। तो मेटल सबसे पहले क्या होगा, फिज़िकल अपीयरेंस, अगर हम इसकी सरफेस, जैसे ये क्या होता है, ये तो पाउडरी फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में है। बेरिलियम, कैल्शियम जो है ये भी सॉल्टी फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम क्या है, ये रिबन के फॉर्म में है। एल्यूमिनियम सॉलिड है। ठीक है, कार्बन जानते हैं आप, ग्रेफाइट और डायमंड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये गैसियस हो गए। ऑक्सीजन गैसियस हो गई। फ्लोरीन, क्लोरीन भी गैस हो गई। तो फिज़िकल अपीयरेंस में जब हम सबसे पहले नंबर 1 अपीयरेंस देखते हैं, अपीयरेंस में देख रहे हैं तो क्या है, जो एक्टिविटी 3.1 है आपकी, 3.1 एक्टिविटी मेटल, इसका अगर हम सरफेस को नॉर्मली साफ़ करेंगे, कोई भी मेटल है, जैसे कि ये एक मेटल है, दिस इज़ अ मेटल, इसका सरफेस अगर हम देखते हैं, इसकी साफ़ करेंगे तो ये क्या है, शाइनी सरफेस देगा। ये क्या देगा, शाइनी सरफेस देगा। तो सबसे पहले अपीयरेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या देगा, मेटल जो है ये शाइनी सरफेस। अगर हम साफ़ करते हैं इसको, ठीक है, गंदा है तब तो फिर डल है, लेकिन अगर इसका सरफेस को हम साफ़ कर देते हैं तो ये क्या है, शाइनी सरफेस देगा। तो क्या कहा जाएगा, जो मेटल है वो लस्ट्रस होते हैं। मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइनी नहीं होते हैं, डल होते हैं, डल होते हैं। बट एक्सेप्शंस आर देयर, बट एक्सेप्शंस आर देयर। जैसे कि जो सोडियम है, सोडियम शाइनी नहीं होता है। कैल्शियम है, ये भी पाउडरी फॉर्म में होता है, ये भी शाइनी नहीं होता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये सामान्यतया डल होते हैं, लेकिन बट जो डायमंड एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड जो कि बहुत शाइनी होता है, डायमंड। इसी प्रकार से आयोडीन, ये क्या है, ये शाइनी सरफेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि और लेड भी होता है, लेड जिसको कि हम पीबी से दिखाते हैं, ये क्या है, शाइनी सरफेस नहीं दिखाते हैं। इसके बाद अगर हमें देखा जाए कि हार्डनेस के बेसिस पर देखें, ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जो कि एक्टिविटी आपकी 3.2 है। तो अगर हम उसको कितने हार्ड हैं, अगर हम उसको नाइफ से कट करें, नाइफ से अगर हम कट करेंगे तो क्या मेटल्स कट होंगे, नहीं होंगे। सो दे आर जनरली हार्ड, दे आर जनरली हार्ड, बट एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम Na, पोटेशियम है, ठीक है, मरकरी है, Ag, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, मरकरी Ag है। Ag क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। गैलियम है,
ये भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। सीजियम है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हार्ड नहीं होते, बट गोल्ड है हार्ड है, सिल्वर है हार्ड है, एल्यूमिनियम है हार्ड है, ठीक है। तो वो हमने आपको पूरा पीरियोडिक बताया, जो गोल्ड सिल्वर है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। हाँ, तो पूरा के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम उसमें जो हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, गैस, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज देयर। एक्सेप्शन क्या है, जैसे डायमंड है, डायमंड हार्डेस्ट है, ठीक है। सो अब जो हार्ड है तो ये क्या होते हैं, अधिकांशतः सॉलिड फॉर्म में होते हैं, अधिकतर ये क्या होते हैं, सॉलिड है, राइट। लेकिन एक्सेप्शंस अगेन आर देयर, जैसे कि मरकरी है, एक्सेप्शंस बता रही हूँ मैं। एक्सेप्शन इज मरकरी, MERCURY, जिसको कि आप Hg से बताते हैं, ठीक है। सॉलिड होते हैं अधिकांशतः, लेकिन मरकरी जो है वह लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में अधिक पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और थोड़े से सॉलिड में भी होते हैं। जैसे अगर हम कहें अधिकांश तो ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, सल्फर एक गैस है। सो दीज आर ऑल गैसेस। लिक्विड में ब्रोमीन जो है, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस में आ जाता है, ब्रोमीन लिक्विड में आ जाता है। सॉलिड में आयोडीन सॉलिड में आ जाता है, और डायमंड यानी कि कार्बन, ठीक है, सॉलिड में आ जाता है। कार्बन लिख लीजिए, इसको यहाँ पे हम कार्बन कर देते हैं, वी कैन राइट इट कार्बन, राइट। सो दीज आर एक्सेप्शंस, राइट। तो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर हमने देखा शाइनी सरफेस इनका होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे लेड है, सोडियम का शाइनी सरफेस नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से नॉन मेटल्स सामान्यतः डल होते हैं, नॉन लश्रस होते हैं, लेकिन डायमंड जो कि बहुत ही ज़्यादा लश्रस है, आयोडीन है। इसी प्रकार से हार्ड होते हैं सामान्यतः, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, जिसको कि हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम है इसको काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, मरकरी लिक्विड फॉर्म में है, गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब पिघल जाता है बड़ी आसानी से, सीजियम भी पिघल जाता है, जब इवन हम अपने हाथ में रखेंगे जो हाथ का टेम्परेचर होता है उससे पिघल जाएगा। सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्सेप्शन इज़ देयर। इसी प्रकार से यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में अधिकांश जो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, सल्फ़र S8 में दिखाते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन है, तो ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन पाया जाता है, और सॉलिड जो में आयोडीन और कार्बन पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कि ये अगर हमें जो है ये एक्टिविटी आपकी 3.3 है कि अगर मेटल को लेते हैं, ठीक है, इसमें से कईयों को लेना शुरू किया हमने, जो ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं इसमें अगर लेंगे तो, और उसको हैमर से हमने पीटना शुरू किया, एक्टिविटी 3.3, ठीक है। सोडियम को लेंगे हैमर से तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या वो मेटल नहीं है? ऐसी बात नहीं है, बट इट इज़ एन एक्सेप्शन। हमने क्या बताया, मेटल किस बेसिस पर होगा, आपने पीरियोडिक टेबल की संरचना है, इस तरफ को सारे मेटल्स हैं, उस तरफ को थोड़े से नॉन मेटल्स हैं, बीच में मेटेलॉइड है, और अधिकांश जो है वो मेटल है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ नॉट इनफ टू क्लासीफाई मेटल एंड नॉन मेटल। एक्चुअल में द केमिकल प्रॉपर्टी जो है, और केमिकल प्रॉपर्टी का क्या आधार है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम उसको हैमर से बीट करेंगे, ठीक है, तो मेटल्स नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड को अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो क्या है, उसकी शीट बन जाएगी, ठीक है, वो टूटेगा नहीं, उसकी शीट बन जाएगी। तो इसको हम कहेंगे मेलिएबल, MELLEABILITY, मेलिएबिलिटी, जो कि शीट फॉर्म पर हो जाता है, शीट फॉर्म। तो मेटल्स आर जनरली मेलिएबल। इसमें क्या हो गया, मेटल्स आर जनरली मेलिएबल। तो जनरली मेलिएबल कौन, मेटल्स, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं,
जनरली मैलिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम की हम फॉइल इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ अ शीट फॉर्म हो गई, इतना पतला हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शन आर देयर। अब एक्सेप्शन क्या है, जैसे सोडियम है, इसको तोड़ेंगे तो ये शीट फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मरकरी है, गैलियम है, सीजियम है। ठीक है, लिथियम है। सो ये सारे के सारे जो हैं एक्सेप्शंस हैं, ये शीट फॉर्म नहीं करते, लेकिन जनरली मेटल्स आर मैलिएबल, इनसे शीट फॉर्म होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, नॉन मैलिएबल, नॉन मैलिएबल होते हैं। ठीक है, इनको हम शीट फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एक आती है एक्टिविटी 3.4। क्या होगा अगर हम मेटल्स के पतले पतले जो हैं तार, जैसे हम जानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें क्या है, कॉपर वायर होता है। ठीक है, तो कॉपर इज़ अ मेटल, उससे वायर बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से सिल्वर का वायर बनाया जा सकता है, गोल्ड के वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, गोल्ड का इतना पतला वायर बनाया जा सकता है कि वो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा, मतलब इतना उसमें जो है वो मैलिएबल एंड डक्टाइल है कि उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये डक्टाइलिटी इसमें होती है DUCT, डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल। सो मेटल्स आर जो है जनरली डक्टाइल, जनरली DUCTILE, जनरली डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब उनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं। एक्सेप्शन आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर, कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर्स, कार्बन के फाइबर्स बनाए जाते हैं आजकल, जो कि रेसिंग कार में है, एयरक्राफ्ट में है, उसकी बॉडी बनाने में ये कार्बन के फाइबर्स, रेसे हम कहेंगे, या फाइबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो कार्बन फाइबर इज़ एन एक्सेप्शन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट अब आपकी एक्टिविटी आती है 3.5, और 3.5 एक्टिविटी में क्या है, क्या होगा 3.5 कि यहाँ पे एक स्टैंड लगाया गया है। दिस इज़ अ स्टैंड, स्टैंड में यहाँ पे होल्डर है, ये एक मेटल है, इट कैन बी एनी मेटल, यू कैन से इट इज़ एन आयरन रॉड। ये हमने एक आयरन रॉड ले ली है। ठीक है, अब ये आयरन रॉड यहाँ पे बर्नर है और इससे ये एक फ्लेम आ रही है। यहाँ पे कीपिंग द वैक्स हेयर, कीपिंग द वैक्स हेयर, दिस इज़ अ स्टैंड, राइट। दिस इज़ एन आयरन रॉड, और आयरन रॉड को हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ये वैक्स का क्या होगा, दिस वैक्स गेट मेल्टेड, ये वैक्स जो है मेल्ट हो जाएगा। क्यों होगा, हीट तो हम यहाँ कर रहे हैं, वैक्स यहाँ मेल्ट क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें हीट का कंडक्शन हो रहा है या हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, सो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें हीट का फ्लो होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे जो है हीट की, तो यहाँ के इसके इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्साइटेड हो गए और एक्साइट होकर के उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उनके साथ हीट का फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे एक्टिविटी से क्या निकल के आया कि जो मेटल्स हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो सिल्वर है एग्जाम्पल में, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। बट एक्सेप्शंस आर देयर,
एक्सेप्शन क्या है? लेड है जिसको कि हम Pb से बताते हैं, मरकरी है जिसको कि हम Hg से बताते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम लेड को रखेंगे, उसको गर्म करेंगे और फिर वैक्स रखेंगे तो वहाँ तक जो वैक्स है वो नहीं पिघलेगा, तो दैट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सिमिलर द केस विद द मरकरी। ओके, नेक्स्ट, नॉन मेटल्स जनरली poor conductor of heat, but exception are there। exception क्या है? ग्रेफाइट है, ठीक है, वो क्या है? हीट का गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है 3.6। अगर क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? यस। तो मेटल्स आर जनरली, जैसे यहाँ पे एक बैटरी बनाई गई है, बैटरी बनाई गई है, ये इसका टर्मिनल है, ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर जो है एक बल्ब लगाया गया है और यहाँ पर ये एक वायर है, ये जोड़ा गया है। ये यहाँ पर जो है ए और ये की हो गई। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट में कोई भी मेटल यहाँ पे इस जगह पर लगाएंगे, जैसे कॉपर लगाया, सिल्वर लगाया, मैग्नीशियम लगाया, तो ये सब अगर हम मेटल्स लगा रहे हैं और देख सकते हैं की को स्विच ऑन वाली पोजीशन में रखा तो ये बल्ब क्या है? वो जल जाएगा। दैट शोज़ की इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो रही है, लेकिन कईयों में पास नहीं होगी। देयर आर मेनी मेटल्स विच आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक्सेप्शंस आर ऑल्सो हो गया। जनरली जो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें हम जानते हैं कि कॉपर है, सिल्वर है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर। अब एक्सेप्शंस में क्या होगा? लेड है, मरकरी है, सिमिलरली टंगस्टन है। टंगस्टन को हम W से बताते हैं, टंगस्टन का फॉर्मूला W है, TUNGSTN, टंगस्टन। सो टंगस्टन है, टंगस्टन जो कि बल्ब में लगता है, वो इतना पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इतना हाईली रेसिस्टेंस है कि वो ग्लो करने लग जाता है। करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो नहीं जाएगी, वो खुद में ग्लो करने लग जाएगा वहीं पर, इसलिए बल्ब चमकते हैं, ठीक है। सो टंगस्टन है। इसी प्रकार से नॉन मेटल्स में जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे कि ग्रेफाइट। एक्सेप्शन आर देयर जैसे कि ग्रेफाइट। हम ग्रेफाइट की रॉड छड़ इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड उसका बनाते हैं, दैट शोज़ वो करंट फ्लो करती है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी प्रकार से एक और है कि जो मेटल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बेल है, तो इसके आप साउंड देख रहे हैं कैसे है। जब ये इससे टकरा रही है तो एक आगे तक काफ़ी वाइब्रेशंस भी इसके जा रहे हैं। सो दिस साउंड इज़ स्पेसिफिकली कॉल्ड सोनोरस साउंड। जबकि हम नॉन मेटल, ये प्लास्टिक है, इसको हम कर रहे हैं तो ये ढप ढप की मतलब दबी हुई सी आवाज़ आ रही है। तो मेटल्स जो हैं क्या होते हैं? सोनोरस साउंड प्रोड्यूस क्या करते हैं? सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, लिख लीजिए, डू नॉट प्रोड्यूस
सोनोरस साउंड, ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस सोनोरस साउंड, राइट। सो दीज आर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम और एक और इसमें देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें डेंसिटी भी आ जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी में डेंसिटी। अब क्योंकि इसके मेटल्स में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स के एटम्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है जो कि हाई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण इसका जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होगी जनरली, बट एक्सेप्शंस आर देयर। कौन कौन, जैसे कि सोडियम है, डेंसिटी लो होती है, ठीक है, पोटेशियम है, मरकरी है, ओके। सो ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं। इसी प्रकार से यहाँ अगर हम करें नॉन मेटल्स की, जनरली जो है इनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, इनमें क्या होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स, वीक वैन डर वाल्स फोर्स, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, जिस कारण से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ठीक है। तो इनका जो वैन डर वाल्स मतलब इनके बीच में, एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। इस कारण से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी और डेंसिटी भी लो होगा। लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे कि डायमंड है, ठीक है, सिलिकॉन है, राइट। सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। तो आपने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम नहीं कह पाएंगे कि कौन मेटल है पूरी तरह से और कौन नॉन मेटल है, क्योंकि बहुत सारे जो मेटल हैं जिनको कि हम मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वो फिज़िकली मेटल की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम देखते हैं कि कौन मेटल हो सकते हैं और कौन नॉन मेटल हो सकते हैं। और फिज़िकल जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका जो बेसिस है वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है बेसिस है किसी की केमिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि एक्टिविटी 3.8 केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो एक एक्टिविटी है 3.8। इसमें क्या किया है, आप जानते हैं मैग्नीशियम रिबन, जो कि चैप्टर 1 में भी किया था। मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन, इसको बर्न किया, इसको बर्न किया। बर्न करने से क्या है, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर आ जाएगा। बर्न करने से क्या बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या बनाता है, MgO पाउडर, ठीक है, पाउडरी MgO। अब ये MgO को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या बना देता है, MgOH का होल ट्वाइस। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, टेस्ट करना है इसको। हम अगर ब्लू लिटमस से टेस्ट कर रहे हैं, ब्लू लिटमस से टेस्ट कर रहे हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम रेड लिटमस के साथ कलर चेंज करेंगे, रेड लिटमस से करेंगे तो ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका, दिस शोज दैट दिस इज बेसिक इन नेचर। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। दूसरी बात है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में इधर सल्फ़र आ गया। सल्फ़र को अगर हम लेते हैं, सल्फ़र पाउडर को लिया है, ठीक है, इसको भी बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या है, और इसकी जो फ्यूम्स निकल रही हैं, इसकी फ्यूम्स को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया। फिर फ्यूम्स, जो फ्यूम्स हैं, ये फ्यूम्स एक्चुअल में क्या हैं,
ये SO2 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, प्लस पानी के साथ करेंगे तो ये क्या बनाएगा, H2SO3, जिसको कि कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो फिर ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे, रेड लिटमस के साथ कोई कलर नहीं होगा चेंज। ठीक है, ब्लू लिटमस लेंगे, ब्लू लिटमस लिया तो कलर हो जाएगा रेड। दैट शोज दैट दिस इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। कौन, तो ये जो है नॉन मेटल्स एसिडिक इन नेचर, और जो मेटल्स हैं वो बेसिक इन नेचर। सो दिस इज़ वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी विच वी कैन से कि जो बेसिस हैं, जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर है, एंड जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमारे को पास जो मेटल्स हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी के मेटल्स हैं, अब मेटल्स में भी कौन कितनी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए देयर आर सर्टेन केमिकल टेस्ट्स, और वो क्या है, मेटल का रिएक्शन विद एयर, मेटल का रिएक्शन विद वाटर, एंड मेटल का रिएक्शन विद एसिड। सो लेट्स सी वन बाय वन। मेटल का रिएक्शन, नंबर 1, metals reaction with air। ठीक है, अब मेटल ले लेते हैं, दीज आर द मेटल्स। ले लीजिए सोडियम, कोई भी मेटल ले लीजिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या बनाएगा, Na2O। तो ये क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। दिस इज मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या बनाते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी कि एयर जो है, यानी एयर में जो ऑक्सीजन है मिलकर के क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो बन रहे हैं वो बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं, जैसे सोडियम है और पोटेशियम है। इनको हम जैसे ही ऑक्सीजन में रखेंगे, मतलब बाहर रखेंगे, तो ये इमीडिएटली कैच फायर कर लेते हैं। सो दे आर वेरी रिएक्टिव। अब हम जो है किस बेसिस पर, मतलब कितनी जल्दी वो रिएक्ट कर जाते हैं, उस बेसिस पर हम उसकी रिएक्टिविटी पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बेसिस पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखेंगे। तो ये देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, K2O बनाते हैं, दिस इज़ मेटल ऑक्साइड। इसी प्रकार से कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन है, ये भी क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या बनाता है, MgO बनाता है। लेकिन ये दोनों तो कैच फायर कर लेते हैं ऑक्सीजन में, ये और ये नहीं करते हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम रिएक्टिव है या अब मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जल्दी बन जाता है इन कंपैरिजन टू, ये तो बर्न करने पर बनता है, ये आपका लेस हीट पर बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम इज़ मोर। तो अगर हम देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी तो ये आएगा पोटेशियम, सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, राइट। सो तो ये जो ऑक्साइड्स हैं दीज आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। आपने देखा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिड को रिएक्ट करके तो क्या बन जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर हैं, बेसिक इन नेचर, तो बेसिक प्लस एसिड इज इक्वल्स टू क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड बेस रिएक्शन में पड़ा है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2O, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सारे के सारे जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Al2O3। ठीक है, तो ये जो हैं ये एसिड और बेस दोनों ही के व्यवहार दिखाते हैं। दिस इज़ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो जो एसिड और बेस दोनों का व्यवहार दिखाते हैं उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक, TERIC, एम्फोटेरिक नेचर।
तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिमिलरली जिंक है, जिंक प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू ZnO। ये भी जो है ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, यानी कि एसिड करेक्टर और बेसिक करेक्टर दोनों शो करते हैं, उसको हम एम्फोटेरिक कहेंगे। ये जैसे कि Al2O3 है, Al2O3 है, ये HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा, और Al2O3 है ये NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस का जैसा बन रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड का जैसा बन रहा है। इसको बनाएगा तो क्या बना देगा, AlCl3 प्लस H2O, ट्वाइस कर लेते हैं, इसको ट्वाइस कर लेते हैं, हो गया। इसके साथ बनाएगा तो NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। सो ये जो हैं एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं या दोनों का जैसा बिहेवियर शो करते हैं, तो उसको हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एयर के साथ भी है, अलग अलग मेटल का जो रिस्पॉन्स है एयर के साथ वो अलग अलग है। जैसे सोडियम है और पोटेशियम है, दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव, स्पॉन्टेनियसली कैच फायर। तो इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को खुला कभी नहीं रखते हैं, वी ऑलवेज कीप इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में रखने से क्या होगा, क्योंकि केरोसिन ऑयल जो है वो एक नॉन पोलर है, मतलब वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस कारण से जो ऑक्सीजन का एकदम से जो ऑक्सीजन है वो उसके संपर्क में नहीं आ पाती है सोडियम के संपर्क में, इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं। जबकि हम पानी में नहीं रखते हैं, पानी में इसलिए नहीं रखते क्योंकि पानी में भी वो क्या बनाएगा, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है जैसे ही बाहर निकलेगी और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इस कारण से आग लग जाती है, ठीक है। सो ये एक बात हो गई। इसी प्रकार से जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इनकी कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, ठीक है, इनकी कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। सो इसी प्रकार से जो कॉपर है उसको जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, कुछ जलेगा नहीं लेकिन ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है, तो ये जो है रिएक्टिविटी को बता रहा है। इसी प्रकार से आयरन भी आप लिख लीजिए। आयरन जो वैसे नहीं जलता है, लेकिन आयरन की फीलिंग मतलब उसके छिलके निकाले जाएं तो आयरन जल जाता है, तो यानी कि आयरन को यहाँ लिख देते हैं। कॉपर जलता नहीं है बिल्कुल भी, वो सिर्फ कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कवरिंग बन जाती है, तो ये नीचे ऊपर आ जाएगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ एयर का ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ये ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, ठीक है, विच रिड्यूसेस फर्दर कोरोजन, COROSION, विच रिड्यूसेस फर्दर कोरोजन, जो कोरोजन। तो इसका मतलब जो एल्यूमिनियम, जिंक, लेड है वो क्या हुए, कम रिएक्टिव हुए, ठीक है, तो वो बर्न नहीं हो रहे हैं, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम रिएक्टिविटी ऑर्डर को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है विद वाटर। अब देखिए जो वाटर के साथ क्या रिएक्शन है, जो मेटल हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन, और ये जो मेटल ऑक्साइड हैं, मेनी ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये क्या बन जाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है।
हम जानते हैं कि जो कि मेटल ऑक्साइड पानी में जुड़ जाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स डिज़ोल्व्स इन वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम प्लस H2O, H2O इज इक्वल्स टू NaOH प्लस H2। तो ये जो है इट्स अ प्लस हीट, इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी प्रकार से पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करके KOH प्लस H2, और ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम इसलिए सोडियम और पोटेशियम को पानी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा है। अगर ये बना हुआ है सॉल्यूशन KOH का, तो क्या होगा, हाइड्रोजन इसमें से निकलेगी, हाइड्रोजन निकल रही है H2। अब ये हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हीट यहाँ पे अंदर है, तो बहुत ज़्यादा हीट होने से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो हीट हो गया और ऑक्सीजन उसको बाहर से मिल जाएगी, तो वो जल जाता है। ठीक है, इट कैचेस फायर, तो इट्स वेरी हाईली एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे अगर हम वाटर के बेसिस पर भी देखते हैं तो जो पोटेशियम है और जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव हैं। इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम को जब हम पानी से करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आपने देखा होगा कभी चूने को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। दैट्स ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि ठंडे पानी के साथ ही हो रही है, कोल्ड वाटर। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इसमें भी पानी, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, लेकिन ये इतनी एक्सोथर्मिक नहीं है जितने कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम। तो होगा क्या कि H2 जो है वो मेटल के साथ, बबल्स हैं, मेटल के साथ सरफेस में चिपक जाएगी, ठीक है, एंड फ्लोट करने लगेगा है। तो जो कैल्शियम है वो हाइड्रोजन है, वो कैल्शियम के साथ क्या होगा, उसके सरफेस पे चिपक जाएगी और वो फ्लोट करने लग जाएगा। और आप देखोगे कि उसका जो टेम्परेचर है बीकर में, अगर हम कैल्शियम को चूने को डालें और पानी डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। सो दिस इज़ अगेन, मतलब आफ्टर पोटेशियम और सोडियम कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव। मैग्नीशियम को देखते हैं Mg प्लस H2O, तो ये कोल्ड वाटर पे रिएक्ट नहीं करता है, इसके लिए हमें पानी को हॉट करना पड़ेगा। ठीक है, हॉट वाटर के साथ ये करता है, तो ये MgOH का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि नेक्स्ट जो है रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम है, क्योंकि इसमें पानी को भी गर्म पानी देना पड़ रहा है, तब वो जाकर के रिएक्टिव हो रही है। इसी प्रकार से हम ये कहेंगे कि एल्यूमिनियम और जो आयरन है, ठीक है, वो न तो हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर, वो स्टीम के साथ, यानी कि जो वाटर है वो स्टीम के फॉर्म में होना है। ठीक है, तब जाकर के ये क्या बनाता है, Al2O3 प्लस H2, और ये भी जो है स्टीम के फॉर्म में होना है। आयरन जो है स्टीम के फॉर्म में होता है, और तब ये क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर भी ये H2 गैस निकल रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कोल्ड वाटर में कर रहा है, यहाँ पे ये कोल्ड वाटर, दिस इज़ कोल्ड वाटर, तो इतना रिएक्टिव है। यहाँ पे भी कोल्ड वाटर है लेकिन ये आग नहीं पकड़ रहा है, तो इसलिए लेस रिएक्टिव। मैग्नीशियम को हॉट वाटर, इसमें स्टीम, तो एल्यूमिनियम जो है विल कम, एल्यूमिनियम एंड आयरन विल कम इन दिस स्टेज, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और जो कॉपर है, कॉपर पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं करता है, कॉपर पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं करता है, तो कॉपर का स्टेज नीचे आ गया। तो दैट शोज़ द रिएक्टिविटी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कि जो सोडियम और पोटेशियम है उनको हम पानी में क्यों नहीं रखते हैं, जबकि हम उसको केरोसिन में रखते हैं। क्योंकि पानी में आपने देखा कि वो एकदम से उसकी जो रिएक्शन है क्या बन रही है, सोडियम प्लस H2O, कोल्ड वाटर में ही इसकी रिएक्शन बनती है NaOH,
प्लस H2 जो कि हाईली एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज़ होती है। हीट रिलीज़ के लिए हम ऐसे दिखाते हैं तीर से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये एक अगर हमारे पास बीकर है, इसमें NaOH या KOH को लिया हुआ है, ये एक सॉल्यूशन बन गया है। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे बबल्स के रूप में H2 निकलेगा और यहाँ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, प्लस बाहर से ऑक्सीजन मिल जाएगी तो आग लग जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ वाई वी कैन नॉट पुट सोडियम और पोटेशियम इन वाटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। अब आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जो मेटल है, मेटल प्लस एसिड इज इक्वल्स टू क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपने पढ़ा है क्या कहते हैं, जैसे कि कॉपर प्लस HCl इज इक्वल्स टू CuCl2 प्लस H2, राइट। तो कॉपर जो है मतलब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरा ले लीजिए सोडियम। और अच्छा एक चीज़ है, सोडियम और पोटेशियम को भी, क्योंकि ये पानी के साथ इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो एसिड के साथ तो ये और ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। इसलिए सामान्य तरह से हम इन जर्नल लैब में या बहुत सावधानी के साथ सोडियम और पोटेशियम को एसिड के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, अदरवाइज़ मतलब बर्स्ट हो जाएंगे, राइट। सो हम इसमें दूसरा ले लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 कर लीजिए, तो क्या बन जाता है, Al2SO4 प्लस H2। इसको हम ट्वाइस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि मेटल और एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस। इसमें एक और यहाँ पे नोट है कि जो HNO3 है, ठीक है, HNO3 जो है एसिड, वो H2 को रिलीज़ नहीं करता है, डू नॉट रिलीज़ H2, HNO3 डू नॉट रिलीज़ H2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HNO3 इज़ अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो होगा क्या कि जैसे अगर कोई भी कॉपर ही ले लीजिए प्लस HNO3 अगर हम करते हैं, तो ये क्या होगा कि CuNO3 जो बनेगा प्लस H2। अब ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन ऐसे नहीं करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो कि ऑक्सीजन के एडिशन में मदद करेगा। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को पानी में कन्वर्ट कर लेगा। और ये जो NO3 है इसका, ये टूट करके किस में बदल जाता है, N2O में बदल जाएगा, ऑक्साइड्स में NO में बदल जाएगा। ठीक है, इनको रिड्यूस कर देगा, इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, और ये मतलब ये कॉपर को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, और अपने जो NO3 है वो ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में टूट जाएगा। इसलिए ये जो है H2 नहीं देता है। लेकिन जो है HNO3 अगर हम देखें मैग्नीशियम और Mn के साथ, मैग्नीशियम और Mn के साथ HNO3 जो है वो H2 देता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 ये देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये जो है दिस इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, Mn और Mg जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हुआ क्या कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने हाइड्रोजन जो निकली उसको पानी में कन्वर्ट किया। लेकिन जो मैग्नीशियम है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने पानी से उसको वापस उसकी ऑक्सीजन हटा दी और
H2 में बना लिया, ठीक है। तो ये HNO3 जो है वो मैग्नीशियम और Mn के साथ, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 देगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि HNO3 बाकी के साथ तो नहीं देता है H2, जबकि बाकी एसिड्स जो हैं सॉल्ट और एसिड हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन HNO3 नहीं देता। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर लेता है, और नाइट्रोजन को, यानी कि जो नाइट्रेट है, ठीक है, नाइट्रेट को क्या करता है, अलग उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे NO की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका +1 और इसका 6 हो गया, तो ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन गई, प्लस ये नाइट्रोजन है, इसका -2, तो ये +1 बन गई। इसकी क्या बन गई, NO इज़ बेसिकली न्यूट्रल, ठीक है, 0, ये न्यूट्रल होता है। तो आप देखेंगे कि +5 थी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +1 और ये 0 में हो गई है, या ऑक्सीजन -2, तो ये +2 आ गई, ठीक है। तो ये +5 से +2 और +1 में कन्वर्ट हो गई है, तो ये क्या हो गई है, कम हो गई है, दैट इज़ अ रिडक्शन हो रहा है। तो ना इसका तो रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने इसको ऑक्सीडाइज़ किया, लेकिन Mn ने इसको वापस से रिड्यूस कर दिया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो केमिकल, तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर तो जो रिएक्शन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो मैग्नीशियम है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव हो रहा है, फिर एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, फिर जिंक रिएक्टिव है, फिर आयरन रिएक्टिव है, और फिर कॉपर रिएक्टिव। इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे, जब मैं एसिड के साथ कर रहे हैं तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, रिएक्टिविटी, एल्यूमिनियम है इसके साथ, तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे टेम्परेचर कितना आ रहा है, टेम्परेचर किस में कितना ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, कौन विगरसली रिएक्ट कर रहा है, वो उसकी रिएक्टिविटी को बताता है, ठीक है। सो और जो रिएक्टिविटी का हम एक और तरीका देखते हैं लास्ट में, कि किस तरीके से जो सॉल्ट्स हैं, हमने देखा ये हो गया, और हम एसिड के बेसिस पर, ठीक है, एसिड के बेसिस पर यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद हाउ मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन of other metal salts, तो ये एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी कौन सी है, 3.12। एक्टिविटी 3.12 एक्टिविटी है। इसमें क्या है कि एक कॉपर सल्फेट है, इसको हम ब्लू तरीके से दिखा देते हैं। ये एक सॉल्यूशन है, क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, और इसमें एक नेल डाली है, नेल मतलब आयरन, नेल मतलब आयरन, एक आयरन डाली है। एक स्टेज ये है। दूसरी स्थिति है कि जो सॉल्यूशन जो है, इसको ऐसे दिखाती हूँ, सॉल्यूशन फेरस सल्फेट का है, FeSO4 का है, और कॉपर की, ये कॉपर की छड़ है, कॉपर की। तो क्या होगा, अब देखें इसमें रिएक्शन देखते हैं। इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, Fe + CuSO4 इज इक्वल्स टू, अब देखिएगा आयरन और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन रिएक्टिव है कि कॉपर,
आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर। उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी है, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव का पोजीशन ले लेगा। तो सॉल्यूशन क्या बना देगा, FeSO4 प्लस Cu। इस वाले में तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, हो क्या जाएगा, FeSO4 ये सॉल्यूशन है और ये आयरन है, तो थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट तो यहाँ पे ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और जो ये कॉपर है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कलर है वो आपका लाइट येलो टाइप का कलर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अब आयरन सल्फेट ये बन गया यहाँ पे सॉल्यूशन, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो सॉल्यूशन है ये बन जाएगा FeSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। सो मोर रिएक्टिव टेकन द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वाली में क्या होगा, देखें ये Cu है प्लस FeSO4। अब ये रिएक्शन होगी क्या, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन, ये ऐसे ही रहेगा, ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 3.12 में है, बताया गया है कि कौन सी जो है रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन Fe, तो Fe का स्थान कॉपर नहीं ले सकेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, आयरन की छड़ है, आप देखेंगे धीरे धीरे करके आयरन की छड़ जो है वो डिज़ोल्व होने लग जाएगी, पतली होने लग जाएगी, ठीक है, वो जो है वो सॉल्यूशन में आने लग जाएगा, राइट। सो मेन जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन डिस्प्लेस करेगा। जैसे सोडियम और पोटेशियम हमने दो लिए हुए हैं, सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो अगर सोडियम पोटेशियम जो है सोडियम की जगह ले रहा है, तो पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम। सो ऑन द बेसिस ऑफ displacement reaction, we actually can list out the reactivity order of metals. So finally on the basis of, हमने देखा एयर से करके, हमने देखा वाटर से करके, हमने देखा एसिड से करके, फाइनली on the basis of displacement reaction, displacement reaction, reactivity order of metals can be, finally on the basis of displacement reaction, reactivity order of metal can be, reactivity order of metals can be arranged, reactivity order of arranged, reactivity order of metals can be arranged। तो अब हमारे डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर फाइनली डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल Na2SO4 इसका सॉल्यूशन लिया हुआ है प्लस पोटेशियम है, सो पोटेशियम डिस्प्लेसेस द सोडियम, तो पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव, ओके। तो इस आधार पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो बनेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बना, सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम और कैल्शियम को ले रहे हैं तो कैल्शियम डिस्प्लेसेस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, कैल्शियम को हमने अलग से लिया है, सॉल्यूशन लिया है मैग्नीशियम का। कैल्शियम ने अगर मैग्नीशियम को हटा दिया है और खुद सॉल्यूशन में आ गया है तो नहीं, कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पहले देखो ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, उसके बाद ये सेकंड ग्रुप के। फर्स्ट इज़ मोर रिएक्टिव, फर्स्ट ग्रुप, दिस इज़ ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद ये सेकंड ग्रुप के हैं, इसमें भी पोटेशियम नीचे वाला, आपने देखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम ज़्यादा है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद जिंक,
फिर आयरन, फिर लेड, Pb, लेड, ठीक है। एल्यूमिनियम थर्ड में आ जाता है, दिस इज़ थर्ड ग्रुप, और ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, डी ब्लॉक। उसके बाद जो रिएक्टिविटी है, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, कॉपर के नीचे Hg सिल्वर है, फिर Hg मरकरी है, Ag सिल्वर है, और Au गोल्ड है। तो ये जो है इस ऑर्डर, मतलब कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर इसको हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें, मतलब ये, दिस इज़ द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, अब जो कॉपर है इसलिए हाइड्रोजन HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जो हमने पहले भी कई बार कहा है। अगर लिखा हुआ है HCl प्लस कॉपर, जैसे कि मेटल प्लस एसिड इज इक्वल्स टू यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होती है गैस, इसमें नहीं होता है, क्योंकि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव होने के कारण जो कॉपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है, जिस वजह से इस पर की रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो आज हम अपना चैप्टर टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हमने किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया, और उसके बाद मेटल्स की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से हमने फाइंड आउट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर के साथ उसकी रिएक्टिविटी, कौन कितनी जल्दी विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ कितनी जल्दी विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, एंड एसिड के साथ कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है। जो जितनी जल्दी रिएक्ट करता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। एक और रह गया है, जब हमने बात किया था कि ऑक्सीजन के साथ, मतलब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, लेड है, ये ऑक्सीजन के साथ लेस रिएक्टिव हैं, बल्कि जो ऑक्सीजन आउटसाइड ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके ये एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर कोरोजन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक प्रोसेस बेसिकली एनोडाइजिंग कहलाई जाती है। एल्यूमिनियम को के ऊपर या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर लगा देना किसी मेटल में टू प्रोटेक्ट दैट मेटल, दिस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। इसको ये रह गया, इसको देख लेते हैं, एनोडाइजिंग, ठीक है। क्या है एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, or we can say protective covering of thick layer of aluminum oxide to other metal, to protect the metal, this is called anodizing, ठीक है, एनोडाइजिंग। अब इसमें होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। एनोडाइजिंग कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो H2SO4 का लिया गया है, और एक एंड ये है और एक एंड ये है, दिस इज़ पॉजिटिव एंड एंड दिस इज़ नेगेटिव एंड। जो पॉजिटिव एंड होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव एंड होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव एंड है इसमें जो है एल्यूमिनियम की ही एक छड़ ली गई है जो कि एनोड का काम करती है। कैथोड जो है कैन बी, वो कुछ भी हो सकती है, वो लेड हो सकती है, ठीक है, लेड की एक रॉड हो सकती है। अब जब इसमें
ठीक है। अब जब इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, H2SO4 टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ H2SO4 टूटेगा तो इस तरफ को जो है ऑक्सीजन जाएगी और इस तरफ को जो है ये हाइड्रोजन जाएगी। कैथोड से निकलेगी हाइड्रोजन और एनोड से निकलेगी ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन निकल रही है ये एल्यूमिनियम में चिपक जाएगी, ठीक है। जो ऑक्सीजन निकल रही है वो एल्यूमिनियम में चिपक जाएगी और एल्यूमिनियम में चिपक जाने से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम एनोडाइज करना कहते हैं, एल्यूमिनियम को एनोडाइज करना कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है ये बहुत शाइनी सरफेस हो जाता है। इसको फिर किसी मेटल में स्टिक कर देने से वो मेटल भी फर्दर कोरोजन के लिए प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो अभी तक आज का हमारा इतना लेक्चर पूरा हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।